हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन उड़ीसा के बारे में, यानी कि कलिंग के बारे में, जो कि प्राचीन भारत इतिहास में एक गुरुत्वपूर्ण और एक महान साम्राज्य हुआ करता था। तो हम अपने वीडियो को देरी ना करके शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, कलिंग भारत का पूर्व दिशा में स्थित उत्तर से महानदी से लेकर दक्षिण तक गोदावरी नदी तक फैला हुआ और पूर्व में हिंद महासागर से घिरा हुआ कलिंग एक उन्नत साम्राज्य हुआ करता था। जबकि उड़ीसा के नाम भागीरथी वंश के राजा ओड ने अपने नाम के अनुसार रखा था, जो कि राजा के नाम ओड था, इसलिए अपने राज्य का नाम ओड्रो रखा था, जो कि ओड्रो प्राचीन उड़ीसा का नाम हुआ करता था। पर समय के साथ इस ओड्रो नाम को बदलकर उड़ीसा का नाम कलिंग रखा गया था। इसके व्यतीत कलिंग का और भी ज़्यादा नाम हुआ करता था, जैसे कि उत्कल, उत्करता, दक्षिण कौशल, कंगोत, उद्र और मत्स्य, ये सब नाम प्रमुख है। और इस टाइम में कलिंग का राजधानी था तोसाली, यानी कि वर्तमान भुवनेश्वर, जो कि प्राचीन समय में भी उड़ीसा का राजधानी हुआ करता था। यह व्यतीत कलिंग समग्र भारतवर्ष में अधिक परिमाण के धन संपत्ति और अपरिमित ऐश्वर्य को लेकर प्रसिद्ध लाभ किया था। यह कलिंग का पुरी, कोणार्क और चिलिका जैसे उत्तम बंदर के कारण यह सब संभव हो चुका था। इसके व्यतीत उस समय में कलिंग मध्य मलय, जावा, सिंघल देश सहित वाणिज्य व्यापार करता था, जिससे कि कलिंग और भी अधिक धन संपत्ति का अधिकारी हो गया था। और इस समय में कलिंग भारत का एक शक्तिशाली और पराक्रमशाली साम्राज्य में आगे आ चुका था, जिससे कि कलिंग का 60,000 से भी अधिक सैन्य वाहिनी मौजूद थे, 1,000 से भी अधिक युद्ध घोड़ा थे तथा 700 से भी अधिक युद्ध हाथी कलिंग के पास मौजूद थे। और ये सब को लेकर कलिंग एक उन्नत साम्राज्य और एक शक्तिशाली साम्राज्य में रूपांतरित हो गया। पर इस समय में कलिंग को क्या पता था कि उसके साम्राज्य के ऊपर शत्रु का नज़र पड़ चुका है। वैसे तो कलिंग के ऊपर पहले से ही मौर्य शत्रु का नज़र पड़ चुका था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, वो लोग भारत तथा भारत बाहर का साम्राज्य को जीत चुके थे। तब भी वो कलिंग के ऊपर हमला नहीं करते थे, जबकि कलिंग उनका साम्राज्य के सीमा के निकट ही है, तब भी वो कलिंग के ऊपर हमला नहीं करते थे। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि कलिंग उस समय में कितना उन्नत और कितना शक्तिशाली हो चुका था। पर समय के साथ कलिंग का धन संपत्ति, ऐश्वर्य, विशाल सैन्य बाहिनी सब कुछ बढ़ने लगा और कलिंग दिन ब दिन उन्नत और एक शक्तिशाली साम्राज्य में परिवर्तित होने लगा, जिससे कि मौर्य शासकों को डर होने लगा, जो कि कलिंग हम पर आक्रमण कर दे तो हमारा हार ना हो जाए। इसलिए मौर्य साम्राज्य के शासक जो कि उस टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक सम्राट थे, और अशोक को इस लालच भी था, जो कि कलिंग का धन संपत्ति, वाणिज्य, व्यापार, बंदर, इस सब को पाने के लिए भी अशोक ने कलिंग पर ख्रीष्टपूर्व 261 में कलिंग के ऊपर हमला कर दिया, जिससे कि कलिंग के विशाल सैन्य बाहिनी तथा कलिंग का अधिवासी अपने मातृभूमि को रक्षा करने के लिए उभय पुरुष और महिला भी जंग में शामिल हुए थे तथा प्रबल प्रतिरोध भी किए थे। इस जंग, जो कि कलिंग का दया नदी तट पर हुआ था, और ये जंग बहुत भयंकर हुआ था, जो कि भारत इतिहास में एक बहुत बड़ा जंग कहा जाता है, जो कि दया नदी तट पर हुआ था। इसलिए दया नदी पर रक्त की धारा बह गई थी, जिसमें कि 1 लाख से भी अधिक लोग निहत मर चुके थे और 1.5 लाख से भी अधिक लोग बंदी हो चुके थे तथा इससे भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इस जंग में ज़्यादा लोग बहुत क्षतिग्रस्त हुए थे, पर उस समय में कलिंग इस जंग में हार गया। प्रकृति में देखा जाए तो अशोक इस जंग में जीत कर भी हार चुके थे, क्योंकि अशोक अपना लाइफ में जितना भी जंग लड़े थे तो उस जंग में कभी भी ऐसा क्षतिग्रस्त में अशोक नहीं पड़े थे। तो इस जंग का युद्ध विभीषिका इतना भयंकर हुआ था, जो कि अशोक ये थाम लिया कि वो कभी भी अपने लाइफ में और कोई किसी जंग नहीं लड़ेगा, और उससे वो बौद्ध धर्म ले चुका था। और कलिंग धीरे धीरे अशोक के साम्राज्य में मिल गई, जो कि मौर्य साम्राज्य में शामिल हो गया। और ऐसे ही समय बीतते गई और सम्राट अशोक के मृत्यु के बाद कलिंग स्वाधीन हो गया। ईसा पूर्वी 2री शताब्दी में खारवेल के शासन के द्वारा कलिंग फिर से एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। पर उनके मृत्यु के बाद कलिंग पर चंद और भी ज़्यादा राजाओं ने हमला किया और उनमें कलिंग के ऊपर राज किया था। और इसके बाद में शुरू होता है कलिंग का एक प्रमुख समय, जो कि कलिंग के ऊपर, जो कि स्थानीय कलिंग का राजा, जो कि गंग वंश के राजा ने राज किया।
और उस समय में कलिंग एक उन्नत साम्राज्य में आगे आ चुका था, जो कि उस समय में कलिंग का विभिन्न कलाकृति, विभिन्न गुफाएं उस टाइम में बनवाया गया था गंग वंश के राजा ने। और कहा जाता है कि गंग वंश के राजा ने उड़ीसा का विभिन्न किला ये सब बनवाया था, तथा उड़ीसा में जो कि गंग वंश के राजा ने पूरी विश्व में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क टेम्पल बनवाया था। और उड़ीसा का पुरी जगन्नाथ मंदिर भी उस समय में गंग वंश के राजा ने ही बनवाया था। इससे कि ये पता चलता है कि गंग वंश के राजा कितने अच्छा शासक हुआ करते थे। पर गंग वंश के राजा की मृत्यु के बाद में कलिंग के ऊपर कई सारे मराठों ने, मुस्लिम ने हमला किया और बहुत सालों तक वो लोग कलिंग के ऊपर राज किया। और बाद में 1803 में कलिंग के ऊपर अंग्रेजी ने हमला किया और उनका अधीन में कलिंग को वो ले चुके थे। और बाद में कलिंग जो कि पूरे भारत का सबसे पहले स्वाधीन हो गया, जो कि 1936 1 अप्रैल को स्वाधीन हो चुका था, जो कि पूरे भारत में सबसे पहली कलिंग का ही स्वाधीनता हुआ था। इसलिए भारत का राष्ट्रगान में कलिंग का नाम भी आता है, जो कि उत्कल का नाम आता है। और कलिंग एक प्राचीन समय एक उन्नत साम्राज्य हुआ करता था। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप जाते टाइम हमारा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और आपको ऐसे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारा चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर देना। आप हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।